Hello dear students, welcome back to our channel Gyanlab. So today we will resume with your next topic, that is use of microbes in industrial production. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे हम इंडस्ट्रियल लेवल पे फर्मेंटेशन करके यूज़ कर सकते हैं, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं मतलब बाय प्रोडक्ट्स हैं, इन चीज़ों का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एट इंडस्ट्रियल लेवल, that we are going to study in our today's session and so on. But before that, let me remind you that if you haven't subscribed to our channel yet, then you are missing very important notifications of some important topics. So to receive regular notifications of our physics and bio lectures, please go and click on the subscribe button. Done? Thank you. Let's begin with our session. Alright dear students, so as you can see that what is the role of microorganism in industrial production is explained to us in very much detail. काफ़ी डिटेल में हमको एक्सप्लेन किया गया है. अब मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमको आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, बट दे आर प्रेजेंट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. मतलब ये ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं, बट दे आर नॉट सीन थ्रू आवर नेकेड आइज. वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और बेसिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने बहुत सारे साल इन्वेस्ट किए हैं. क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट क्या होता है यूजुअली? प्रॉफिट. तो उन्होंने अपने इतने सारे साल दिए, रिसर्च किया, तो आज जाके हमको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ. वो प्रॉफिट कौन से टर्म्स में हुआ, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, चलिए देखते हैं. सो अभी सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है? ड्यूरिंग फर्मेंटेशन का मतलब हमने क्या देखा था कि जब हम ऑर्गेनिज्म को एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, नॉट ओनली एनारोबिक कंडीशन, इवन इन एरोबिक कंडीशन, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करके उसको आर्टिफिशियली ग्रो करने की कोशिश करते हैं. मतलब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचर में तो एग्जिस्ट करते ही हैं, लेकिन हमको थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए. अगर इंडस्ट्री चलानी है तो हमको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमको जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करना है तो उनको हम लैब में ग्रो करते हैं, और लैब में जब हम उनको ग्रो करते हैं, उनको उनकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, then that is known as fermentation, growing and fermentation, और you can say microbial culturing. ओके, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? कल्चर मतलब क्या होता है? ग्रो करना. सो ड्यूरिंग फर्मेंटेशन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जब फर्मेंटेशन होता है तब हमको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि अल्कोहलिक बेवरेजेस, ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा. मतलब वी कैन नॉट इवन नंबर द अमाउंट एंड द variety of products that we get from the fermentation of microorganism. Now obviously एक ही microorganism से इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी. There are different species of microorganisms which yield different variety of products. Did you understand the introduction? All right. अभी आपको एक बॉक्स दिया गया है, ब्लू बॉक्स जो दिया गया है, do you know, उसमें एक important चीज़ दी गई है, इसलिए मैं बता रही हूँ. Let's see what is given in that. These are actually the secondary metabolites produced during the idiophase and are not required by microorganisms for their growth. मतलब क्या बताया गया है हमको यहाँ पर कि ये जो विटामिन, अल्कोहलिक बेवरेजेस, ऑर्गेनिक एसिड, ग्रोथ हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकेंडरी प्रोडक्ट है. मतलब ये उसका बाय प्रोडक्ट है, ये उसका वेस्ट आप बोल सकते हो. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुद को नहीं चाहिए होता है उसकी ग्रोथ के लिए. दिस इज द वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों इतना एम्फसाइज कर रही थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे हमको पैसे मिल रहे हैं. तो सिंपल सी बात है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट इतना यूजफुल है तो हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करने पड़ेंगे. और यूजुअली ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे विटामिन्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स और ग्रोथ हार्मोन्स, ये जो चीज़ें हैं जो हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं, ये कौन से फेज में मिलती हैं? मतलब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ का अलग अलग फेज होता है. ग्रोइंग फेज होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, फिर डेथ फेज होता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला फेज रहता है ना, ये हमको उसके मल्टीप्लिकेशन फेज में मिलता है. मतलब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली ग्रो हो जाते हैं और जब वो डिवाइड होने वाले होते हैं, उस फेज में हमको ये मिलता है. उस फेज को हम बोलते हैं इडियोफेज. क्या बोलते हैं उसे हम? इडियोफेज. इडियोफेज इज बेसिकली अ phase of growth of microorganism when it produces secondary metabolites. Did you get it?
क्या बोला हमने, ये जो विटामिन, ऑर्गेनिक एसिड, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट मतलब उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका बाय प्रोडक्ट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुद को नहीं चाहिए ग्रोथ के लिए, लेकिन वो हमारे लिए बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ओके, the type of substrate and the type of microorganism result into the production of particular secondary metabolites। क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर, हम किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं और उसको किस टाइप का खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब देखो, अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना है तो उनको एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस देनी पड़ती है, उनको वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। मतलब उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी खुद का स्पेसिफिक खाना चाहिए, उसका खुद का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट चाहिए, तभी वो हमको हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट देगा। Did you understand this much? This box is very important. इडियोफेज लाइन को अंडरलाइन कर लो और जो मैंने मीनिंग बताया वो लिख लो, ठीक है। So did you understand this box? All right, let's move ahead. अब आगे हमको क्या बताया गया है, Production on an industrial scale requires growing microbes in very large vessels कॉल्ड फर्मेंटर्स। अभी सिंपल सी बात है, मुझे अल्कोहल प्रोड्यूस करना है या मुझे एंटीबायोटिक बनाना है। एंटीबायोटिक आजकल कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं कि कैसे भी करके कोरोना वायरस का या तो वैक्सीन निकले या तो उसका ट्रीटमेंट निकले, कोई मेडिसिन तैयार हो जाए। तो इस वजह से जब भी हमको कोई ऐसी मेडिसिनल इंपॉर्टेंट चीज़ बनानी होती है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो हम वो चीज़ बहुत लार्ज अमाउंट में बनाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ऑब्वियसली इंडिया का बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन की नीड अगर फुलफिल करनी है, उसकी डिमांड अगर फुलफिल करनी है, तो हमको प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, जैसे पेनिसिलियम का एक एग्जाम्पल ले लो, वो पेनिसिलिन बनाता है, ठीक है, विच क्योर्स फंगल इन्फेक्शन और इट ऑल्सो क्योर्स योर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। तो ये जो पेनिसिलियम एंटीबायोटिक है या कोई भी एंटीबायोटिक हो, ये एंटीबायोटिक हमको लार्ज अमाउंट में जब प्रोड्यूस करना होता है तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बड़े बड़े वेसल्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन बड़े बड़े वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स। क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स, ठीक है। ऑल राइट, द मेन फंक्शन ऑफ अ फर्मेंटर, क्या बताया गया है हमको यहाँ पर कि फर्मेंटर का मेन फंक्शन क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ अ फर्मेंटर इज टू प्रोवाइड अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को हम किसी भी एनवायरनमेंट में डाल देंगे, मतलब एकदम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दे दो या एकदम ज़्यादा ऑक्सीजन दे दो या बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन सोर्स प्रोवाइड कर दो या बहुत ज़्यादा वाटर प्रोवाइड कर दो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे हमको हमारी ग्रोथ के लिए सब कुछ इक्वल अमाउंट में चाहिए, वैसे ही हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हर स्पीशीज़ का अपना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है, अपना स्पेसिफिक नीड होता है। तो हम इस फर्मेंटर में, मतलब ऐसे इमेजिन करो एक बड़ा सा ड्रम है, उस ड्रम में हमने अलग अलग चीज़ों के लिए पाइपलाइन लगाई है। अब मुझे उस ड्रम के अंदर, उस वेसल के अंदर कैसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना है, उस हिसाब से मैं चीज़ों को उसके अंदर रिलीज करूँगी, कितना एयर, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना नाइट्रोजन, कितना एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इसको हम बोलते हैं फर्मेंटर। फर्मेंटर के अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, मतलब यू कैन कंट्रोल द एनवायरनमेंट ऑफ द फर्मेंटर मैन्युअली, okay, so that the microorganisms growth is not affected. So the main function of the fermenter is to provide a controlled environment for growth of a microorganism or a defined mixture of microorganisms to obtain the desired product. मतलब क्या बताया गया हमको यहाँ पर, कभी कभी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता है। जैसे आपने भी देखा होगा, डॉक्टर के पास जब आप मलेरिया या टाइफॉइड का इलाज करवाने जाते हो तो वो एक ही गोली नहीं देता है। जैसे शादी बुखार आती है तो क्रोसिन खा लो या फिर पैरासिटामोल खा लो तो ठीक हो जाते हो। ऐसे मलेरिया टाइफॉइड में नहीं होता, उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिया जाता है, एक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, एक नौशिया वाली फीलिंग साइड में करने के लिए, एक आपका स्टमक एक दूर करने के लिए, मतलब ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन मेडिसिन के दिए जाते हैं ताकि आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके। उसी तरीके से एक फर्मेंटर के अंदर भी अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग स्पीशीज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो किए जाते हैं ताकि आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सके। और ये सब किसके वजह से पॉसिबल है? इट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ऑफ अ फर्मेंटर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ? करेक्ट। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेकेंडरी मेटाबोलाइट से हमको मिलता है, एंड दैट इज प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। किसकी बात कर रहे हैं हम? अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है। बेवरेज इज अ लिक्विड यूज्ड और प्रिपेयर्ड फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। बेवरेज एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बोल सकते, इट कैन बी सॉफ्ट ड्रिंक, इट कैन बी हार्ड ड्रिंक, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट इज इंक्लूडेड इन इट। सो बेवरेज इज बेसिकली अ लिक्विड जो हम पीने के लिए बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफी, बियर, वाइन एट्सेट्रा।
विच एक्ट्स एज स्टिम्युलेंट। स्टिम्युलेंट का मतलब क्या होता है, जो आपके ब्रेन को एक्टिव कर देता है, जिसमें कुछ अमाउंट का कैफीन, जैसे टी और कॉफ़ी की बात करें तो इनमें कैफीन होता है। कैफीन के वजह से आपके सेल्स एकदम से एक्टिव हो जाते हैं बिकॉज दे गेट caffeine in them and it has certain amount of activity which triggers the hormones which activates the body, ठीक है। सो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के बेवरेजेस हैं जो आपके लिए स्टिमुलेंट का काम करते हैं, मतलब आपको जगा देते हैं। अगर आप वीक फील कर रहे हो, डल फील कर रहे हो, तो आप अचानक से एनर्जाइज्ड हो जाते हो, ठीक है। Alcoholic beverages are the products of alcoholic fermentation of specific substrates। क्या बताया जा रहा है हमको यहाँ पर कि अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए हमको अल्कोहलिक सबस्ट्रेट यूज करना पड़ेगा। अल्कोहलिक सबस्ट्रेट मतलब क्या होता है, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो खाना दे रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए उस खाने में ही कुछ अल्कोहलिक कंटेंट होना चाहिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस अल्कोहलिक कंटेंट को खाकर अल्कोहलिक लिक्विड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। Use of microorganisms in making alcoholic beverages is known since Vedic period। ये आज का प्रोसेस नहीं है, ये जो फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम वाइन बना सकते हैं, बियर बना सकते हैं, विस्की, रम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दिस इज नॉट टुडेज टेक्निक, दिस इज नॉट मॉडर्न टेक्निक, दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस वैदिक पीरियड। 5000 7000 BC से ये पीरियड चलते आ रहा है, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा। सो दिस इज नॉट न्यू, सिर्फ इसमें हम नई नई टेक्नोलॉजीज लाकर प्रोडक्शन थोड़ा फास्ट करते हैं, लेकिन इसका इन्वेंशन, इसकी डिस्कवरी बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट, बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल है। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या बताया गया है। माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट, इस वर्ड को अंडरलाइन करो, दिस ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum। ये कुछ ऐसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं जिनमें ईस्ट यूज करके हजारों करोड़ों पता नहीं कितने सालों से, हमको याद भी नहीं है, इसीलिए बोला गया है इममेमोरियल, मतलब किसी को याद भी नहीं होगा कि कब से ईस्ट को यूज किया जा रहा है अलग अलग अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हम जैसे अगर मैं आपको बताऊं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट इडली, ढोकला एंड डोसा, कि उसमें बहुत ज़माने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म CO2 ट्रैप करके इडली को पफी बना रहे हैं, या मक्खन के प्रोसेस में, चीज़ प्रोडक्शन में भी हज़ारों सालों से, कृष्णा जी के टाइम से चला आ रहा है फर्मेंटेशन, लेकिन किसी को पता नहीं था। वैसे ही ईस्ट बहुत सालों से यूज़ किया जा रहा है अल्कोहल को फर्मेंट करने के लिए, लेकिन किसी को आइडिया नहीं है, किसी को याद नहीं है कि ये कब स्टार्ट हुआ, ठीक है। For this purpose, the yeast, which species of yeast is mostly used? Saccharomyces cerevisiae, जिसका दूसरा वेरिएंट है ellipsoidis। मतलब ये दो स्पीशीज है, Saccharomyces की ही दो स्पीशीज है, एक cerevisiae और एक ellipsoidis। या तो Saccharomyces cerevisiae यूज किया जाता है या तो Saccharomyces ellipsoidis यूज किया जाता है, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर कि दोनों में से कौन सी चीज अवेलेबल है, ठीक है। पर उसका जीनस स्पीशीज ही होना चाहिए, उसका जो जीनस Saccharomyces ही होना चाहिए। स्पीशीज थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं, या तो आप Cerevisiae यूज कर सकते हो या तो आप Ellipsoidis यूज कर सकते हो। हमारा बेसिक मोटिव क्या है कि हमको फर्मेंटेड प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, सो the yeast Saccharomyces cerevisiae variant ellipsoidis commonly called brewer's yeast। इसको हम commonly क्या बोलते हैं? ब्रूअर्स ईस्ट। ब्रूअर्स ईस्ट मतलब क्या होता है? ब्रूइंग मतलब क्या होता है? अल्कोहल प्रोडक्ट करना, अल्कोहल प्रोड्यूस करना। अल्कोहल बनाने वाली टेक्निक को हम बोलते हैं ब्रूइंग। क्या बोलते हैं? ब्रूइंग, BREWING। तो इस ईस्ट को, जिसको हम अल्कोहल बनाने के लिए यूज करते हैं, उस ईस्ट को हम बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट। इट इज कॉमनली कॉल्ड ब्रूअर्स ईस्ट एंड इट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग malted cereals and fruit juices to produce ethanol। ये जो ईस्ट है, ये ईस्ट हम किन में डालते हैं? सड़े हुए चावल के पानी में, या फिर फ्रूट का जो छिलका रहता है, जो उसका जूस निकलता है। बेसिकली ये वाइन बियर कैसे बनाया जाता है? आपका जो गेहूं चावल होता है ना, उसके जो ऊपर का हस्क होता है, जो ब्राउन कलर का कचरा होता है, उस कचरे को हम प्रिजर्व करते हैं, उसको पानी में भिगा के रखते हैं और उसमें ये ईस्ट डाल देते हैं। तो ये ईस्ट क्या करेगा? उसमें अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जिसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जब उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालेंगे, मतलब जिस चावल के पानी में जिसको हम सड़ा रहे हैं, जिस चावल को सड़ा रहे हैं, उसमें हमने ईस्ट डाला तो उसमें इथेनॉल प्रोड्यूस हुआ। अब उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? वो और ज़्यादा अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। आर यू गेटिंग इट? ओके।
सो अमंग द बेवरेजेस, कौन कौन से बेवरेजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके बनते हैं? अमंग द बेवरेजेस wine and beer are produced without distillation, whereas whiskey, brandy and rum are distilled beverages. इसका मतलब क्या है कि वाइन और बियर को हम डिस्टिल नहीं करते. डिस्टिल करना मतलब क्या होता है? फिल्टर करके उसको बहुत बार बॉईल करके प्योरीफाइड लिक्विड कलेक्ट करना. आपने अपने लैब में देखा होगा कि आपको डिस्टिल वाटर प्रोवाइड किया जाता है अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के लिए. तो ये जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं जो खाने को सड़ाकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, उसमें से वाइन और बियर को डिस्टिल नहीं किया जाता है. मतलब उनको हीट करके, डिस्टिलेशन बेसिकली क्या होता है? आप पानी को बॉईल करो, बॉईल करने के बाद उसमें से जो वेपर आएगा वो सबसे प्योरीफाइड वाटर रहता है. उस वेपर को एक कंडेंसर में, मतलब एक ऐसा ग्लास ट्यूब होता है, उस ग्लास ट्यूब में वो वेपर बबल्स कलेक्ट होते हैं और फिर उसको कंडेंस किया जाता है दूसरे पाइपलाइन में डाल के, और वहाँ से वो प्योरीफाइड वाटर कलेक्ट किया जाता है. तो ये जो डिस्टिल वाटर होता है इसमें कोई भी दूसरा कंटेमिनेंट नहीं होता है, प्योर H2O होता है. ऐसे ही वाइन और बियर को डिस्टिल नहीं किया जाता है, लेकिन विस्की, ब्रांडी, रम, ये जो दूसरे अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं इनको डिस्टिल किया जाता है. डिस्टिल मतलब टोटली प्यूरिफाइड किया जाता है. जितने भी एक्स्ट्रा कंटामिनेंट्स होंगे वो निकाल दिया जाएगा और प्योर अल्कोहल आपको विस्की, ब्रांडी, रम में मिलेगी. ठीक है. और इसीलिए बोलते हैं कि वाइन और बियर से ज़्यादा नशा नहीं चढ़ता है, बिकॉज इट इज़ नॉट प्योर अल्कोहल, बट विस्की, ब्रांडी एंड रम इट कंटेन्स प्योर अल्कोहल बिकॉज इट इज़ डिस्टिल्ड, एंड दैट इज़ वाई उससे जल्दी नशा चढ़ जाता है. ठीक है. ऑल राइट. ओके, पर प्लीज़ स्पीकर ट्राई मत करना. ओके. ट्यूबुलर टावर्स फर्मेंटर इज़ यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. अभी यहाँ पर हमको एक फर्मेंटर का टाइप बताया गया है. बहुत सारे टाइप के फर्मेंटर होते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत सारे टाइप के फर्मेंटर होते हैं. उसमें से एक फर्मेंटर है ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर. ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर कैसे दिखता है? देखो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है. ये टावर जैसा दिखता है, ट्यूब फॉर्म में है और टावर जैसे दिखता है. ऊपर से आपका अल्कोहल रिलीज हो रहा है. मतलब देखो नीचे, यहाँ पर नीचे से आपने क्या किया है? हीट एक्सचेंजर पंप लगा कर रखा है. हीट एक्सचेंजर पंप से क्या होगा? अंदर मेन टावर के अंदर पूरा हीट एक्सचेंज होता रहेगा. आप ऊपर से जो ईस्ट डाल रहे हो वो ईस्ट अंदर गई है. हीट एक्सचेंज होने की वजह से ईस्ट भी ऊपर नीचे होगी और फाइनली डिस्टिलेशन होकर आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल साइड से मिलते जाएगा. सो दिस इज द सिंपलेस्ट डायग्राम ऑफ फर्मेंटर विच यू कैन एक्सपेक्ट टू ड्रॉ इन योर एग्जाम. आपको ये डायग्राम का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर 4 मार्क के लिए ये आंसर आया या 3 मार्क के लिए आया तो साइड में एक रफ फिगर बना दोगे तो आपके फुल मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है. सो एक टाइप ऑफ फर्मेंटर विच इज यूज्ड फॉर अल्कोहल प्रोडक्शन इज ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर. ये एमसीक्यू में आ सकता है. कौन से टाइप का फर्मेंटर यूज होता है अल्कोहल प्रोडक्शन में? ट्यूबुलर टावर. डिड यू गेट इट? डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? ऑल राइट. चलिए देखते हैं हमको आगे क्या बताया जा रहा है. Several traditional drinks and foods are also made through fermentation by yeast. बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल फूड और ड्रिंक्स हैं जो ईस्ट की मदद से बनाए गए हैं. जैसे केक, बेकरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें ज़्यादातर ईस्ट यूज़ किया जाता है ताकि उनको हम फ्लफी बना सकें. Today, a traditional drink of the coastal region in South India is made by fermenting the sugar sap, मतलब शुगर में से जो लिक्विड निकलता है, शुगर केन का जो जूस होता है उससे, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पाम प्लांट्स एंड कोकोनट पाम. क्या बताया गया है हमको यहाँ पर कि स्पेसिफिकली नारियल में से जो पानी निकलता है जिसको हम ताड़ी माड़ी बोलते हैं, आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में. दैट ताड़ी माड़ी इज अ स्पेसिफिकली साउथ इंडियन ट्रेडिशनल अल्कोहलिक ड्रिंक, ओके, विच इज़ यूजुअली ड्रंक ऑन ओकेजन्स. वहाँ पर मतलब हर छोटे छोटे ओकेजन में ये ड्रिंक कंज्यूम किया जाता है बाय देयर रेसिडेंट्स, एंड इट इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल alcoholic drink, alcoholic beverage which they produce with the help of yeast. Okay, the famous wine of Goa, traditionally known as Feni, is made by fermenting फ्रेशी पेडिकल्स ऑफ कैश्यू फ्रूट्स. आपने सुना होगा कि गोवा में काजू बहुत फेमस है. तो वो काजू का जो फ्रूट रहता है जिसमें से काजू निकलता है, उस फ्रूट को क्रश करके, माल्ट करके, बॉईल करके उसमें से हम अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, एंड दैट इज़ अ फेमस ड्रिंक ऑफ गोवा विच इज़ नोन एज फेनी. आपको जो नाम दिए गए हैं प्लीज़ ध्यान रखो कि आपको ये नाम स्पेसिफिकली लिखकर प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछे जा सकते हैं. सो दीज आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशनल अल्कोहलिक बेवरेजेस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? लेट्स मूव ऑन. ऑल राइट.
अब हम देखते हैं सेकेंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन सा है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से सक्सेसफुली ऑब्टेन किया जाता है। सो एज यू कैन सी प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। अब किसकी बात हो रही है? ऑर्गेनिक एसिड्स के प्रोडक्शन की बात हो रही है। सो क्या बताया गया है हमको यहाँ पर? Microbes are also used for the commercial and industrial production of certain organic acids. Commercial product मतलब क्या होता है? जो हमको पैसे कमा कर दे। So commercial and industrial production. These compounds can be produced directly from glucose, for example gluconic acid. मतलब ग्लूकोज से हम ग्लूकोनिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं, और इट कैन बी फॉर्म्ड एज एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम पायरुवेट और इथेनॉल। मतलब बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि समझो आपके पास बहुत सारा इथेनॉल है या आपके पास बहुत सारा ग्लूकोज है, तो आप उस ग्लूकोज से बहुत सारे एसिड्स बना सकते हो। ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बना सकते हैं, पायरुवेट से पायरुविक एसिड बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स है, मतलब जो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एसिडिक फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे नंबर्स टेबल टाइप्स दिया गया है जो आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट 10 टाइम्स। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड कौन सी है? सिट्रिक एसिड, सबकी फेवरेट। ऑरेंज, मौसम्बी, लेमन, इन सब में ये हमको मिलती है। सो सिट्रिक एसिड, इसमें हम कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं? एस्परजिलस नाइजर। मतलब किसी भी शुगर में जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, उसमें अगर हम एस्परजिलस नाइजर डाल देंगे तो उससे हमको सिट्रिक एसिड मिलेगी। क्या मिलेगी? सिट्रिक एसिड। सेकेंड एसिड कौन सा बताया गया है हमको? ग्लूकोनिक एसिड। ये भी कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से मिलता है? एस्परजिलस नाइजर। आपको ऑर्गेनिजम्स का नाम और उनके वजह से मिलने वाली एसिड, ये दोनों साथ में बाय हार्ट कर लिख कर प्रैक्टिस करना है। इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, ऑलराइट। सो एस्परजिलस नाइजर से हमको 2 एसिड मिलते हैं, सिट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड। आपको बोनस पॉइंट है, 2 एसिड का नाम है याद रखना है, तो एक ऑर्गेनिज्म और 2 एसिड, काम आसान हो जाएगा। थर्ड ऑर्गेनिज्म कौन सा है? राइजोपस अरहाइजस, जिससे हमको कौन सी एसिड मिलती है? फ्यूमरिक एसिड। कौन सी एसिड मिलती है? फ्यूमरिक एसिड। और लास्ट में एसिटोबैक्टर एसिटी, ये सबसे सिंपल एसिड देता है, दैट इज एसिटिक एसिड विच इज नोन एज विनेगर, या जिसको हम लोकल टर्म्स में सिरका भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं? एसिटोबैक्टर एसिटी। तो ये कुछ ऐसे 4 अलग अलग एसिड्स के एग्जाम्पल है जो हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से लार्ज स्केल में मिलते हैं। और आपको पता है कि इन एसिड्स का क्या यूज़ है, एसिटिक एसिड क्यों यूज़ होता है, सिट्रिक एसिड का कितना इंपॉर्टेंस है अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए, फूड प्रोडक्ट्स में ये एसिड्स यूज़ होते हैं फ्लेवर एनहांस करने के लिए। सो देर आर मल्टीपल यूजेस जिसकी वजह से पैसे बहुत सारे आते हैं। सो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्यूपेशन टू परस्यू। डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ओके, लेट्स मूव अहेड। The organic acid are further used variously. ये organic acids आगे हम कहाँ use कर सकते हैं? For example, citric acid is used in confectionery as in food products. Fumaric acid is used in resins as wetting agents, and gluconic acid is in medicine for solubility of calcium. फ्यूमरिक एसिड को हम पेंट्स में डालते हैं ताकि पेंट अच्छे से डिजोल्व हो जाए, और जिसके जो आपको स्मेल आती है दैट इज़ यूजुअली बिकॉज ऑफ द फ्यूमरिक एसिड। और लास्ट में क्या बताया गया है? ग्लूकोनिक एसिड को हम मेडिसिन में डालते हैं ताकि जब वो मेडिसिन हम खाएं तो हमारी बॉडी के जो कैल्शियम है वो आसानी से डिजोल्व हो सके और हमारी बोन्स उसको एब्जॉर्ब कर सके। डिड यू गेट इट? सो दीज आर द फर्दर एडवांटेजेस ऑफ फ्यू ऑर्गेनिक एसिड्स दैट वी टॉक्ड अबाउट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। Did you get it? Shall we move on to the next production? All right dear students, so next topic is production of vitamins. आप इसको विटामिन बोलो या विटामिन बोलो, it's one and the same thing. बस एक चीज़ याद रखो, विटामिन ये वर्ड कहाँ से आया? Vitamin means vital amine. White means important and amine means important amino acids which are needed for the synthesis of specific proteins. ठीक है, अब vitamins का कैसा सीन है? Like what is the concept behind vitamins? They are needed for the proper growth and development of our body. वो हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, they are essential. लेकिन जब मैं ये वर्ड यूज़ करती हूँ essential, तो essential का मतलब क्या होता है? That they are needed but they cannot be synthesized by the body. देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक necessary और एक essential. जब हम किसी necessary चीज़ की बात करते हैं तो इसका मतलब कि वो हमें चाहिए और वो हम बना भी सकते हैं, हमारी बॉडी उसको बना सकती है, जैसे शुगर या एसिड। लेकिन जब मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है, तो असेंशियल मतलब क्या होता है कि वो हमको चाहिए, उसके बिना हमारी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी, लेकिन उसको हम बना नहीं सकते। वी कैन नॉट प्रोड्यूस इट, वी कैन नॉट सिंथेसाइज इट। इट मीन्स इट इज़ नीडेड कंपल्सरीली बट वी कैन नॉट सिंथेसाइज इट एंड दैट इज नोन एज एसेंशियल। सो अभी हमको यहाँ पर क्या बताया कि हम किसी चीज़ को जब नहीं बना सकते हैं तो हम एक्सटर्नल सोर्स की मदद लेते हैं, और यहाँ पर हम किसकी मदद ले रहे हैं? अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की।
So let's see what is told about vitamins over here. Vitamins are some important organic nitrogenous compounds which are capable of performing many life sustaining functions inside our body. ये vitamins जो है ये हमारी body में बहुत सारे अलग अलग रोल प्ले करती है. It plays very different types of roles in our body. These compounds cannot be synthesized by humans. ये body हमारी ये vitamin हमारी body synthesize नहीं कर सकती except vitamin D. Okay. And therefore they have to be supplied in small amounts in the diet. और इसीलिए हमको बाहर से विटामिन का सोर्स लेना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट रुके ना. Microbes are capable of synthesizing the vitamins and hence they can be successfully used for the commercial production of many of the vitamins. हम नहीं बना सकते vitamins को तो क्या हुआ, बहुत सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए केपेबल है. सो विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल? फॉर एग्जाम्पल थायमीन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड जो प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है, पेंटोथोनिक एसिड, बायोटिन, विटामिन B12 जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बोन्स डेवलपमेंट के लिए, एस्कॉर्बिक एसिड, बीटा कैरोटीन दैट इज प्रो विटामिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर आई साइट, अच्छी नज़र होने के लिए, एंड अर्गोस्टेरॉल दैट इज विटामिन D. Okay, so these are the different examples of vitamins which can be obtained from microbial source. Vitamins are manufactured by fermentation using different microbial sources. जैसे हमने एसिड्स के लिए पढ़ा था कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अलग अलग एसिड प्रोड्यूस होता है, वैसे ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अलग अलग विटामिन प्रोड्यूस होता है. सो पहला माइक्रोबियल सोर्स कौन सा है? न्यूरोस्पोरा गॉसिपी विच गिव्स अस विटामिन B2 and also Aeromithaceum ash B gives us vitamin B2. Second microbial source is Pseudomonas denitrificans which gives us vitamin B12 and the third one is Aspergillus niger which gives us vitamin C. आपको ये तीनों विटामिन याद रखने हैं और इनके माइक्रोबियल सोर्सेज याद रखना है because they can be asked in entrance, NEET, CET or even in your 12th boards objective और 1 mark sentences. ठीक है. So did you understand? इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है. समझने वाला पार्ट सिर्फ स्टार्टिंग में था कि फर्मेंटेशन क्या होता है या कैसे होता है. आप फर्मेंटेशन कर करके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. अल्कोहल बना सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, विटामिन्स बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं जो हम आगे देखेंगे. डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ऑल राइट. ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आज का जितना भी कंटेंट हमने कवर किया अबाउट द यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दैट इज इन मेकिंग विटामिन, इन मेकिंग ऑर्गेनिक एसिड एंड इन मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस, आपको समझ में आया होगा. आपको याद क्या करना है? आपको ये याद करना है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या प्रोडक्ट मिलता है. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, प्लीज़ एक चार्ट बना लो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रोडक्शन में यूज़ होता है ताकि आपको लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. अब आज के सेशन में अगर आपको कुछ डाउट होगा देन फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन अवर कमेंट सेक्शन. इसकी जो रिमेनिंग पार्ट है हमने A-B-C कवर किया माइक्रोबियल प्रोडक्शन का, D-E-F ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ अपने रिव्यूज़ को शेयर कीजिए फॉर आवर इम्प्रूवमेंट. एंड प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट दैट शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल बिकॉज इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन इट इज़ वेरी गुड दैट वी हेल्प somebody by providing them free education. All right. And one more thing, if you haven't subscribed to our channel yet, then please subscribe Gyanlab for regular updates and notifications. Thank you. Stay tuned. See you soon with its second part.